गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों के सामने शेयर किया था। अभी हम लोगों ने जो वीडियो इससे पहले बना रखे थे वो स्पेशली हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन और हाइड्राइड से रिलेटेड वीडियो था। हाइड्रोजन टॉपिक जो हाइड्रोजन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूज़, ये वाला टॉपिक, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूज़ एंड स्ट्रक्चर, ये इतना पार्ट इस चैप्टर से डिलीट है इस साल के लिए। इसीलिए हम लोग सीधे अगले वीडियो वाटर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये अपने सिलेबस में है। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि वाटर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, आइडिया आपको पहले से है। इट इज़ एसेंशियल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब जितनी भी लाइफ अपने इस आपके आसपास चारों तरफ हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल, सबके लिए वाटर एसेंशियल है। इट इज़ अ सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस एंड इज़ रिगार्डेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ज़्यादातर सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम देते हैं। जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर की बात आएगी, आप लोगों को इतना तो पता है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2O का है। ये देखा जाए लाइन स्ट्रक्चर है, दो लोन पेयर आपके सामने दिख रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का है। और यहाँ पर हम लोग डाईपोल मोमेंट की बात करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखा जाए वेक्टर का डायरेक्शन हम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब ये दोनों वेक्टर अगर ऐड किए जाएंगे तो रिजल्टेंट हमारा ये वेक्टर स्पेशली बनेगा, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है पोलर है। और इसका जो डाईपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली 1.84 dBi स्पेशली आता है। ये तो आपके पास पुरानी चीज़ें हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में और इस सब में हमने डिस्कस कर रखा है। एक तो देखा जाए, सबको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में H2O मॉलिक्यूल आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड आइस, क्योंकि वाटर ही एक ऐसा मैटर है जिसको आप लोग तीनों स्टेट में ज़्यादातर देख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसी भी मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड या गैस में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सबकी सिचुएशन अलग अलग हैं। वाटर की कंडीशन नॉर्मल है तो एक नॉर्मल पर्सन भी सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में या गैसियस यानी वाटर वेपर के बारे में जानता है। अब जैसे देखा जाए, ये वाटर का यानी लिक्विड वाला फॉर्म है। इसमें ये मैंने H2O बना रखा है। अब देखा जाए H और O के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 10110 पिकोमीटर की है। और यहाँ पर देखा जाए ये जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन, एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, एक तो देखा जाए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है जो डॉटेड लाइंस दिखा रखे हैं। हाइड्रोजन के साथ देखा जाए इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है और इस हाइड्रोजन के साथ इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। मतलब सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू देखा जाए दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होगा। यही मेन रीज़न है कि इससे ज़्यादा मोलर मास का प्रोडक्ट H2S लिक्विड गैसियस फेज में है और वाटर उससे लगभग हाफ मोलर मास का प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में अपने को मिलता है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और ये सॉलिड यानी गैसियस स्टेट के बजाय लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। साथ में देखा जाए यहाँ पर हम लोगों ने आइस का स्ट्रक्चर लिया है। जब अपने वाटर के टेम्परेचर को कम किया जाएगा, आप सबको पता है, कूल किया जाएगा धीरे धीरे, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन टेम्परेचर होगा तो अपना जितना भी वाटर लिक्विड है वो धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये छोटा सा एक डायग्राम है, बुक में इससे अच्छा डायग्राम और ऑलरेडी बना है। ये डायग्राम मैंने स्पेशली केवल समझाने के लिए लिया है, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इस केस में जब वाटर से यानी लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो बड़े बड़े में देखो बीच बीच में ऐसे केज लाइक अरेंजमेंट बन जाते हैं। केज इज वेकेंट स्पेस, ये देखा जाए पूरा पूरा स्पेस है। इस तरह से इसमें कह सकते हो कि जब सॉलिड बनेगा तो ऐसा एडजस्टमेंट होगा कि बीच में गैप क्रिएट होते हैं। इसी वजह से आप सबको पता है
कि आइस की डेंसिटी जो होती है वाटर की डेंसिटी से लोअर आती है, और अपना जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आइस पीस को वाटर में डिज़ोल्व करा दिया जाए तो आइस पीस वाटर में फ्लोट करेंगे क्योंकि लेस डेंसिटी के हैं। आई वाटर की डेंसिटी 1 हम लोग लेके चलते हैं और आइस की डेंसिटी 0.97 स्पेशली ग्राम पर ml रहती है। पर क्यूबिक सेंटीमीटर cc हम लोग लेते हैं। तो ये तो सिचुएशन रही। अगर आपसे कभी एक क्वेश्चन कोई करे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेम अमाउंट का लिक्विड वाटर लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए, आइस बनाया जाए, तो वाटर का वॉल्यूम जो होगा वो आइस के वॉल्यूम से कम आएगा, या यूँ कह लो आइस का जो वॉल्यूम डेवलप होगा वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे किसी कंटेनर में वाटर को रख करके फ्रीज़र में डाल के आप ये एक्सपेरिमेंट करके घर पे भी देख सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा वाटर के बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टी, वाटर इज़ लिक्विड विथ फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ तक आप सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन स्केल पर लेके चलेंगे तो 273 हम लोग स्पेशली लेके चलते हैं, 273.14 या 16, इसको हम लोगों ने 0.2 मान लिया है, 273.2 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट जो इसमें आएगा ये देखा जाए 373.2 केल्विन, ये स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट आएगा। वाटर की डेंसिटी जो मैक्सिमम आएगी वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगी। मतलब जब वाटर को कूल किया जाएगा तो धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। और सबसे कह सकते हो कि यानी हैवी वाटर जिसको हम कह सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर अपने को मिलेगा। तो इसका बड़ा एडवांटेज भी देखा जाए नेचुरली ऑलरेडी है कि जब कभी भी किसी भी लेक में या किसी रिवर में अगर इतना टेम्परेचर डाउन होने लगता है कि वाटर सरफेस पर आइस बनने लगता है, तो चूँकि हैवी वाटर जो 4 डिग्री सेल्सियस का है ये नीचे बॉटम में रहता है सॉलिड लिक्विड के फेज़ में, और सरफेस पर आइस बन जाती हैं, और जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसी वाटर में अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं। नहीं तो अगर पूरी की पूरी लेक या पूरा का पूरा रिवर आइस बन जाए तो एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर देखा जाए ख़त्म हो जाएंगी, वो सब मरने लगेंगे उसमें। तो अभी तो सिंपल सी बातें नहीं कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर है, आपको पता होना चाहिए, आपको पहले से भी पता होगा। वाटर मॉलिक्यूल आपस में देखा जाए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जैसा हमने बता दिया कि लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है और ये सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जो आइस का फॉर्मेशन हुआ है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है जहाँ तक आप सबको पता है, और इसका डाईपोल मोमेंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि 1.84 डिबाई स्पेशली इसका डाईपोल मोमेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ वाटर, आप सब यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम H2O को ब्रेक करें, H2O को इतना टेम्परेचर दें, 1500 केल्विन टेम्परेचर हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, तो 1500 केल्विन टेम्परेचर पर H2O पहले देखा जाए 100 डिग्री पर ही तो ये वाटर बन जाएगा, या 373 पर देखा जाए ये अब वाटर से गैसियस फेज में यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद देखा जाए हम इसको इतना टेम्परेचर देंगे तब तो जा कर के H2O में ब्रेक होगा। और अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तो करंट यूज़ होगी और H2 हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर रिलीज़ होगी। ये दोनों इक्वेशन दिखाने का मेरा केवल एक पर्पज़ है कि वाटर काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट है, नहीं तो ये बहुत कम टेम्परेचर पर भी ब्रेक हो सकता था, लेकिन आप लोगों को देखने से ही लग रहा है कि 1500 केल्विन पर इसकी ब्रेकिंग हो रही है H2O में, या इलेक्ट्रोलिसिस कराने से H2O अलग अलग हो रहे हैं अलग अलग रिस्पेक्टिव प्लेट पर। इससे हम इसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि वाटर इज़ हाईली स्टेबल एट नॉर्मल कंडीशन, ये हम लोग ले सकते हैं। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये। अब हम इसके आगे थोड़ा सा इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करेंगे। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि वाटर का बिहेवियर केमिकली एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों टाइप का है। जैसा कि ब्राउनस्टल लोरी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि वाटर एक एम्फोटेरिक प्रोडक्ट है
जैसे कि अमोनिया, वाटर, ये सब एम्फोटेरिक सीरीज में आते हैं। जैसे H2O प्लस H2O, एक H2O ने H प्लस इसको दे दिया, जैसे देखो H3O प्लस हाइड्रोजन आयन बना दिया और खुद ये कन्वर्ट हो गया OH माइनस में। तो अब ये दोनों रिएक्शन इसके एम्फोटेरिक नेचर को कह सकते हो डिफाइन कर रहे हैं। अब आगे हम लोग कुछ बातें करें, जैसे HCl। अब HCl एक एसिड है, अब इसका H प्लस H2O ने एक्सेप्ट कर लिया और H3O प्लस बना दिया, और HCl ने देखा जाए H प्लस H2O को देकर के Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इस रिएक्शन में HCl H प्लस डोनर है और H2O एक्सेप्टर है। तो कहने का मतलब HCl तो एसिड हुआ, लेकिन H2O बेस जैसा काम कर रहा है। अगले रिएक्शन में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड H2O के साथ देखा जाए कंबाइंड हम करा रहे हैं, तो H3O प्लस प्लस SH माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्लेस में इसमें भी देखा जाए नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया कि अब H2S ने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया, तो इसने एसिड जैसा वर्क किया, और साथ में H2O ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसने बेस जैसा वर्क किया। अगले केस में H2O का रिएक्शन हमने अमोनिया से करा दिया। अब अमोनिया से रिएक्शन कराने पर H2O ने अपना H प्लस अमोनिया को दिया, जिससे अमोनियम आयन बना और खुद OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो H2O यहाँ पर H प्लस डोनर है, इसलिए एसिड है, और अमोनिया H प्लस एक्सेप्टर है, इसलिए बेस है। तो ये रिएक्शन के थ्रू हम बता सकते हैं कि वाटर का नेचर एम्फोटेरिक नेचर का है, यानी कह सकते एसिड के साथ बेसिक नेचर और बेस के साथ एसिडिक नेचर ये शो करेगा। नीचे देखिए कि स्टैंडर्ड लाइन आप लोगों के लिए लिखी हुई है, थोड़ा इसको बहुत अच्छे से समझना। वाटर एक्ट एज अ बेस टुवर्ड्स एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन इटसेल्फ, यानी वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई एसिड है तो वाटर का बिहेवियर वहाँ पर बेस जैसा होगा। एंड एज एन एसिड टुवर्ड्स बेसेस स्ट्रॉन्गर देन इट, यानी वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर बेस है तो वहाँ पर अपने वाटर का रिएक्शन एसिड जैसा होगा। ये लाइन मैंने इसके रिगार्डिंग ले रखी है। इसके आगे देखा जाए बड़ा अच्छा सा यानी अपना कैरेक्टर ये भी है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। यहाँ पर देखा जाए विथ एक्टिव मेटल्स वाटर बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाइल विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे देखो सोडियम का रिएक्शन अगर हम NaH2O से करा रहे हैं तो सोडियम इटसेल्फ NaOH में कन्वर्ट हो गया और H2 गैस लिबरेट हो गई। ऐसे केस में सोडियम ने देखा जाए सोडियम यहाँ पर 0 चार्ज का है, जैसा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप पहले से जानते हो, और यहाँ पर सोडियम +1 चार्ज का है। तो आपको देखने से लग रहा है कि सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन किया किसने? H2O ने, इसलिए H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। और खुद देखा जाए H2O यहाँ पर हाइड्रोजन देखो +1 चार्ज में है और यहाँ 0 चार्ज में कन्वर्ट हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। दूसरे रिएक्शन में देखा जाए हमने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ले रखा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 0 है और HF बनने में -1 हो रहा है। क्या कंडीशन हमारे सामने आई कि 0 से -1 मतलब रिडक्शन हो गया। रिडक्शन किया किसने? H2O ने, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो -2 चार्ज में है और यहाँ ऑक्सीजन 0 चार्ज में है, तो जब -2 से 0 तो ऑक्सीडेशन हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम वाटर का रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल से कराते हैं तो वाटर का बिहेवियर वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, और अगर वाटर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऐसे केस में इसका बिहेवियर रिड्यूसिंग एजेंट जैसा होगा, जैसा कि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है। अगले केस की तरफ थोड़ा बढ़ा जाए, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी ऐसे सॉल्ट हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, ये सब के साथ साल्ट देखा जाए वाटर के साथ रिएक्ट होकर के हाइड्रोलाइज होकर के अलग अलग रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट देते हैं। जैसा कि CaO है, H2O से रिएक्ट करके देखो CaOH होल ट्वाइस, P4O10 फास्फोरस पेंटाक्लोर ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, वाटर से रिएक्ट करके CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2 इथाइलिन गैस, Al4C3 वाटर से रिएक्ट करके देखो एल्यूमिनियम अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और कार्बन CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड
वाटर से हाइड्रोलाइज होकर के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा और नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो जाएगा। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पर सॉल्ट पूरा का पूरा ब्रेक हो रहा है, वाटर इटसेल्फ ये भी ब्रेक हो रहा है, इसीलिए इस पूरे रिएक्शन को हम नाम देंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। मतलब वाटर के प्रेजेंस में या वाटर के साथ अगर कोई सॉल्ट या कोई सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है तो इसको हम हाइड्रोलिसिस का नाम देंगे। और इसी से मिलता जुलता देखा जाए अगला फेज़ है अपना हाइड्रेशन रिएक्शन। ये भी बड़े काम का रिएक्शन है, आप लोग इसको भी थोड़ा अच्छे से समझना। नाम ही हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में देखा जाए वाटर मॉलिक्यूल अपने नेचर को चेंज नहीं करता, स्पेशली किसी दूसरे कंपाउंड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है या जो सॉल्ट बनता है उसे हम हाइड्रेट का नाम देते हैं। जैसे वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू फॉर्म कंपाउंड विथ सम मेटल सॉल्ट्स नोन एज हाइड्रेट। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी एग्जाम्पल पता है, जैसे देखा जाए वाटर मॉलिक्यूल आर कोऑर्डिनेटेड टू मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पर निकिल है, निकिल आयन, और निकिल आयन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर देखा जाए डेटिव बॉन्ड बना देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर H2O देगा और निकिल उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करके एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट आयन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा NiH2O6 3+। ये कॉम्प्लेक्स आयन है और यहाँ पर वाटर निकिल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होती है, लेकिन शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही मेंबर प्रोवाइड करता है, उसे हम डोनर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर डोनर H2O है, ऑक्सीजन एंड से इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको मिलेगा और ये एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर देखा जाए लुईस बेस हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड हैं। तो यहाँ पर मेटल आयन लुईस एसिड का काम करेगा और H2O लुईस बेस का काम करेगा। ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू सर्टेन ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन। जैसा कि कॉपर सल्फेट के साथ आपको पहले से पता है कि CuSO4 × 5H2O। तो अब इसमें देखा जाए कि 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर 5H2O हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के लिए हम लेते ज़रूर हैं, लेकिन इसमें से 4H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 1H2O सल्फेट के साथ देखा जाए दे रखा है ना कि सर्टेन ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन, तो SO4- ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन है, उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सबसे लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइट इन द क्रिस्टल लैटिस। तो वही बात आ गई, अगर मान लो ये पूरा सॉल्ट है देखा जाए कोई भी, और उस सॉल्ट में जो बीच बीच में स्पेस अवेलेबल होगा जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस का नाम देते हैं, तो उसी स्पेस में वाटर मॉलिक्यूल आकर के कह सकते ऐसे जो बीच बीच की स्पेस है जहाँ पर पार्टिकल देखो एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ये जो बीच बीच की स्पेस है इसी स्पेस में आकर के वाटर मॉलिक्यूल सेट हो जाएगा और सेट होकर के यहाँ पर देखा जाए एक तरह से होस्ट गेस्ट रिलेशन की तरह से इंटरस्टिशियल क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर देगा, जैसे BaCl2 × 2H2O। तो कभी कभी इन सब पर आपके सामने क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना करना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं। रीडिंग लगाना, NCERT को पढ़ना। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और हम कवर करते हैं इसके आगे। अब इसके आगे देखा जाए अगला जो पार्ट हमें लेके चलना है हैवी वाटर। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हाइड्रोजन का सेकंड वाला आइसोटोप्स है जिसको हम ड्यूटेरियम का नाम देते हैं, ड्यूटेरियम को हम लोग हैवी वाटर का भी नाम देते हैं, सॉरी हैवी हाइड्रोजन का नाम देते हैं। तो उस ड्यूटेरियम का अगर ऑक्साइड है तो उसको हम लोग हैवी वाटर का नाम देते हैं। केमिकली हैवी वाटर इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। इट वाज डिस्कवर्ड बाय यूरे इन 1932। सबसे पहले यूरे ने 1932 में हैवी वाटर को डिस्कवर किया था। लाइक ऑर्डिनरी वाटर इट इज़ कलरलेस, odorless, tasteless liquid. The physical constant of heavy water are generally slightly higher than ordinary water. फिजिकल कांस्टेंट मतलब
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मोलर मास, ये सब फिजिकल कांस्टेंट में आते हैं। तो ये सब कांस्टेंट हैवी वाटर का जो आएगा, वाटर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वाटर का मोलर मास 18 है और हैवी वाटर का मोलर मास 20 आएगा। तो इस वजह से वैल्यूज़ थोड़ी सी आगे ज़्यादा आएंगी। अब जैसे देखा जाए, सोडियम का रिएक्शन हमने D2O से करा दिया। सोडियम मतलब सोडियम एक्टिव मेटल है, और जैसे H2O वैसे D2O। तो जहाँ पर H आ रहा था वहाँ पर देखो D आ जाएगा। तो सोडियम अगर यहाँ पर H2O लेते तो NaOH बनता, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम ड्यूटोरॉक्साइड बन जाएगा, और वहाँ पर H2 लिबरेट होता अगर H2 लिया जाता, और यहाँ पर D2O है तो यहाँ पर D2 लिबरेट हो रहा है। तो इसका कह सकते हो कि यानी हैवी वाटर का रिएक्शन सेम टू सेम वाटर से मैच करेगा। डिफरेंस इतना आएगा कि वाटर के रिस्पेक्ट में D2O के जो रिएक्शंस होंगे वो रेट वाइज थोड़े से स्लो आएंगे। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दे रखा ना, केमिकल रिएक्शंस आर सेम एज ऑर्डिनरी वाटर। अभी हम लोगों ने वाटर के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था। हैवी वाटर इज इंजूरियस टू प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन देम। अगर मान लो किसी भी प्लांट को या एनिमल को या ह्यूमन बींग्स को हैवी वाटर प्रोवाइड करा दिया जाए तो ये इंजूरियस है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो बॉडी के अंदर कह सकते बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब के सब रिएक्शन स्लोज डाउन हो जाएंगे, वो सब बहुत रेट उनकी डिक्रीज़ कर जाएगी। और जब रेट डिक्रीज़ कर जाएगी तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? ये सब रिएक्शन स्लो हो जाएंगे और बॉडी की डिमांड प्लांट की हो या एनिमल की हो पूरी नहीं होगी, और जिससे एट लास्ट कह सकते हो कि उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए हैवी वाटर लाइफ को सपोर्ट नहीं करता। दे रखा ना, हैवी वाटर डज नॉट सपोर्ट लाइफ सो वेल एज डज ऑर्डिनरी वाटर। जैसे ऑर्डिनरी वाटर लाइफ को सपोर्ट करता है, वैसे हैवी वाटर लाइफ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अब हम थोड़ा सा इसके यूज की बात करेंगे। देखो, एज अ मॉडरेटर, मॉडरेटर का यूज़ देखा जाए स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, जहाँ पर हम न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम करते हैं जिससे कि यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक हो सके। तो वहाँ पर ये मॉडरेटर की तरह से यूज़ होता है। एज अ ट्रेसर कंपाउंड, किसी भी रिएक्शन में अगर हमें ये पता करना हो कि हाइड्रोजन का पाथ क्या है, तो वहाँ पर हम H2O की प्लेस पर D2O अप्लाई करके हाइड्रोजन के पाथ को ट्रेस कर सकते हैं, या पता लगा सकते हैं कि आखिर में हाइड्रोजन किस पाथ से, किस मूवमेंट यानी किस तरीके से चेंज होकर के, मिक्स होकर के हमें प्रोडक्ट दे रहा। इसीलिए हम इसको ट्रेसर का नाम देते हैं। इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस आज के टाइम में सबसे मॉडर्न कह सकते हो जो टेक्नोलॉजी है, CT स्कैन, MRI, उसमें किसी स्टेप पर होता होगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम, जैसे सामने दिख रहा है कि एक रिएक्शन हमने लिया है कि अगर हम यहाँ पर एक्टिव मेटल का रिएक्शन ड्यूटेरियम ऑक्साइड से करा दें तो हमें ड्यूटेरियम मिल रहा है। तो ये तो रही हमारी बातें स्पेशली हैवी वाटर के रिगार्डिंग। अब इसके आगे जो आपको देखने से लग रहा है कि हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की बात है, अब इस वीडियो को अगर मैं इसमें इंक्लूड करूँगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए ये हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो भी हैं हाइड्रोजन चैप्टर के, ये अगले वीडियो में कवर होंगे। अब इसको आप लोग अच्छी तरह से करना, समझना, वीडियो देखना, क्वेश्चंस करना, और अगर कोई डाउट आता है किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट करना। थैंक यू।